23 जनवरी 2023 हिंडनबर्ग की एक मामूली रिपोर्ट के कारण भारत के ही नहीं एशिया के सबसे रईस इंसान गौतम अडानी को एक दिन में 48,000 करोड़ का नुकसान हुआ है, जो कि बिहार, नागालैंड और भारत की कई राज्यों की जीडीपी तक नहीं है। इस एक रिपोर्ट के आने से पहले जो गौतम अडानी दुनिया के सबसे तीसरे अमीर इंसान थे, अब वो फिसलकर 7वें नंबर पे आ चुके हैं। और इतना तक ही नहीं, इस एक रिपोर्ट के कारण गौतम अडानी के एक नहीं, दो नहीं, सातों की सातों कंपनियां जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है वो भारी गिरावट का सामना कर रही है। तो अब यही सवाल आता है कि आखिर कौन है ये हिंडनबर्ग कंपनी और आखिर इसने ऐसा क्या लिखा है इस रिपोर्ट में जिसके कारण गौतम अडानी और इनकी कंपनी को इतना बड़ा लॉस का सामना करना पड़ रहा है। और यहीं पर सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है कि अडानी ग्रुप क्या इतनी कमजोर है कि किसी एक कंपनी के रिपोर्ट छापने की वजह से इनकी कंपनी के शेयर प्राइस इतना ज्यादा गिर जाएंगे, या फिर इसके पीछे कुछ और ही सीक्रेट बात है जो अभी तक आम जनता तक पहुंचे नहीं है। और इस केस स्टडी से हम रिटेल इन्वेस्टर को क्या फायदा हो सकता है, जानेंगे सब कुछ इस इंटरेस्टिंग एंड मिस्ट्री से भरी हुई वीडियो में। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ग्रुप को लगा बड़ा झटका। एक रिपोर्ट के बाद शेयरों में आई भारी गिरावट। रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर मार्केट मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड का आरोप लगा है। तो दरअसल हिंडनबर्ग अमेरिका की एक जानी मानी इन्वेस्टमेंट और रिसर्च फर्म है, जिन्होंने पहला तो अडानी ग्रुप पर पब्लिकली स्टॉक मैनिपुलेशन, दूसरा स्टॉक ऑपरेटर के साथ मिलकर प्राइस को बढ़ाने का, और तीसरा अकाउंटिंग बुक्स की हेराफेरी करने के साथ साथ कुल 86 सीरियस आरोप लगाए हैं। इन आरोपों को डिटेल में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ये हिंडनबर्ग कंपनी करती क्या है और क्या इस कंपनी में इतना पावर है कि एक रिपोर्ट के आने के कारण गौतम अडानी के शेयर प्राइस इतने ज़्यादा गिर चुके हैं। तो हिंडनबर्ग कंपनी कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है। इसकी शुरुआत साल 2017 में नेथन एडमसन ने की और ये कंपनी स्पेशली इसी तरह के केसेस को जनता के सामने लाने का काम करती है। और इसका पॉपुलर एग्जाम्पल है निकोला फ्रॉड केस। इसमें बेसिकली हुआ यूँ कि निकोला एक यूएस बेस्ड कंपनी थी जो कि इलेक्ट्रिक ट्रक्स बनाने का दावा कर रही थी और जून 2020 तक इस कंपनी की वैल्यूएशन अराउंड $34 बिलियन की थी। लेकिन जब हिंडनबर्ग ने इस कंपनी का एक रिपोर्ट जारी किया जिसमें जनता के सामने आया कि भाई ये कंपनी कुछ ऐसा काम कर ही नहीं रही है, जिसके बाद से इस कंपनी का वैल्यूएशन $34 बिलियन से गिरकर केवल $1.3 बिलियन तक बच गया था। A billionaire founder found guilty of defrauding investors for his $3.3 billion company with technology that didn't exist. और आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं तो हिंडनबर्ग कंपनी जिस भी कंपनी के खिलाफ रिपोर्ट जारी करती है उस कंपनी का 20 से 30% फॉल होना तो तय ही रहता है। ये देखिए उनका रिपोर्ट। तो चलो अब ये तो पता चल गया कि हिंडनबर्ग कोई ऐरी गैरी कंपनी नहीं है, बल्कि ये एक रेप्यूटेड कंपनी है और लोग इनकी बातों पर विश्वास भी करते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि कौन कौन से वो इम्पोर्टेंट आरोप हैं जो हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर लगाए हैं और ये कितनी हद तक सच हैं। तो इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले अडानी के वेल्थ पर फोकस करना होगा। तो आज से तकरीबन 2 साल पहले 18 मार्च 2020 में इनकी नेटवर्थ थी अराउंड $4.9 बिलियन की, जो कि अभी प्रेजेंट में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने से पहले $140 बिलियन की थी। और जो अभी हम प्रेजेंट में वीडियो बना रहे हैं अब इनकी नेटवर्थ है $92.4 बिलियन, यानी कि गौतम अडानी का 85% ऑफ वेल्थ पिछले 3 सालों में जनरेट हुआ है। तो इस पर हिंडनबर्ग ने अपना पहला आरोप लगाया कि भाई जो भी गौतम अडानी की वेल्थ ग्रो हुई है वो गलत तरीके से स्टॉक प्राइस बढ़ने की वजह से हुई है। यानी कि इनका बोलना है कि भाई जो भी वेल्थ आपको दिख रही है वो खाली कर्जे से बनाई गई इमारत है, असल में अडानी की वेल्थ इतनी हो ही नहीं सकती। तो भाई इसमें तो कुछ भी नया नहीं है, ये तो सबको मालूम है कि ये कर्जे से बनाई गई इमारत ही है। बट यहाँ पर सबसे बड़ा कैच आता है, इसे ध्यान से समझिएगा। मतलब कि किसी भी बिजनेस को ग्रो करने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है और उसे बैंक से लोन लेना पड़ता है, लेकिन लोन लेने के बदले उसे कुछ ना कुछ मॉर्गेज यानी कि गिरवी रखना पड़ता है बैंक के पास, तभी तो वो लोन देगी। और यहीं पर ज़्यादातर बड़ी बड़ी कंपनीज के ओनर लोन के बदले अपनी शेयर होल्डिंग को गिरवी रख देते हैं, लेकिन ये मोस्टली अर्जेंसी के केसेस में कंपनी करती है। लेकिन गौतम अडानी का तो ये रोज का काम हो गया है और इसका उदाहरण तो आप देख ही सकते हो कि आए दिन गौतम अडानी आलू भिंडी की तरफ बड़ी बड़ी कंपनीज को खरीदते जा रहे हैं। तो अब आप ही बताइए कि ये सब जो वेल्थ बनाई जा रही है किसके पैसे से हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा डाउनसाइड तो ये है कि भाई किसी भी दिन अगर मंदी आ गई तो बैंक की तरफ से पैसा रीपे करने के लिए प्रेशर बढ़ता जाएगा। तो अडानी के सभी शेयर एक साथ मार्केट में धूल चाटने लगेंगे, जैसा कि इस केस में हमको दिखाई दे रहा है। और दूसरा हिंडनबर्ग की तरफ से सबसे सीरियस आरोप कंपनी की मिसमैनेजमेंट को लेकर है। यानी कि हिंडनबर्ग का आरोप है कि गौतम के छोटे भाई राजेश अडानी पर कस्टम ड्यूटी में टैक्स छुपाने का केस चल रहा है, जिसके कारण ये 2 बार जेल भी जा चुके हैं।
तो भैया इन्हें क्यों कंपनी का एमडी बनाया हुआ है। और इसी में यहाँ पर दूसरा आता है कि गौतम अडानी के साले साहिब, उन पर भी डायमंड ट्रेडिंग स्कैम के ऊपर केस चल रहा है। तो ऐसे लोगों को मैनेजमेंट का हिस्सा क्यों बनाकर रखा गया है जिन पर कोर्ट केसेस चल रहे हैं। तो भाई एज ए रिटेल इन्वेस्टर मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि भाई आप किस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करना चाहेंगे, किसी ऐसी कंपनी में जिसका मैनेजमेंट कोर्ट के चक्कर काट रहा है या किसी कोर्ट केसेस में फंसा हुआ है, या फिर किसी ऐसी कंपनी में जो साफ सुथरे मैनेजमेंट के साथ अपनी बिजनेस को रन कर रहा है। सो चॉइस इज योर्स। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तीसरे सबसे इम्पोर्टेंट आरोप के बारे में, राउंड ट्रैपिंग ऑफ कैश। सबसे पहले तो समझते हैं क्या होता है ये। यानी कि हिंडनबर्ग ये बोल रही है कि जो भी अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस बढ़ रहे हैं वो नेचुरली अपने आप नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि इसमें गौतम अडानी अलग अलग देशों से पैसे लेकर, जैसे कि मॉरिशियस, कैमेन, इन सारे देशों से पैसे लेकर खुद की कंपनी का एक नया अकाउंट खोलकर यहाँ से पैसे भेजते हैं और उसी कंपनी के द्वारा वो पैसे अडानी ग्रुप के स्टॉक खरीदने में लगाए जा रहे हैं, जिसके कारण इनके स्टॉक के प्राइस बढ़ रहे हैं। यानी कि इनका यहाँ पर क्लियर कट कहना है कि भैया एज पर सेबी रूल्स केवल आप 75% ही कंपनी के शेयर ओन कर सकते हो, बाकी के 25% शेयर आपको जनता में बांटने होते हैं। लेकिन यहाँ पर तो आप 75% से ज़्यादा शेयर ओन कर रहे हो, ये तो बिल्कुल ही इलीगल है। और इस पर उन्होंने एक रिपोर्ट भी दिखाया है जिसमें कि उनका कहना है कि एक कंपनी जो कि मॉरिशस की है, उन्होंने स्टॉक मार्केट में $2.3 बिलियन पैसे इन्वेस्ट किए हैं और उसमें से 99.5% पैसे जो है वो खाली अडानी कॉर्पोरेशन में इन्वेस्ट किए गए हैं। और हिंडनबर्ग का कहना यह है कि ये जो कंपनी मॉरिशस की है वो अडानी ग्रुप की ही एक कंपनी है। तो इस आरोप पर मेरा ओपिनियन 50-50% का है एज अ आम इन्वेस्टर। पहला तो ये कि ये भाई गौतम अडानी ये कुछ भी कर सकते हैं, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और दूसरा तो अगर कोई ऐसा इलीगल काम हो रहा होता तो सेबी को कोई ना कोई पहले ही भनक लग जाती, और ज़्यादा नहीं, सेबी इस कंपनी को कोई ना कोई नोटिस पहले ही भेज देती। फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनका अगला आरोप ये है कि ये जो अडानी ग्रुप की कंपनीज है वो बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, लेकिन ये हम सबको पहले से ही मालूम है, इसमें नया क्या है। लेकिन हिंडनबर्ग ग्रुप का ये बोलना है कि जो अडानी ग्रीन एनर्जी की कंपनी है उसका पीई यानी कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि देसी भाषा में बोला जाए तो किसी भी कंपनी के अर्निंग के मुकाबले आप उसको कितना प्राइस देने को तैयार हो। और अडानी ग्रुप एनर्जी के इस केस में उनका पी रेशियो 815 का है। मीन्स अगर अडानी ग्रुप एनर्जी ₹1 कमा रही है तो उसके बदले आपसे 815 रुपये की मांग कर रही है, जो कि सच में बहुत ही ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। तो क्या आम इन्वेस्टर को इसमें पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए? तो अगर पी रेशियो को दूसरे फैक्टर के रूप में देखा जाए तो ये कंपनी की ग्रोथ पर भी डिपेंड करती है। अगर कंपनी बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से ग्रो कर रही है तो वो बहुत ज़्यादा पी डिजर्व भी करती है। सो इन माय ओपिनियन, अगर किसी इन्वेस्टर भाइयों को ऐसा लग रहा है कि ये पी 815 से कल जाकर 1200-1500 हो सकता है तो उनको इनमें पैसा इन्वेस्ट करके रखना चाहिए। लेकिन अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये पी कल जाकर 815 से 500-400 तक हो सकता है तो इस कंपनी से बहुत ही ज़्यादा दूर रहिए। सो फाइनली कंक्लूजन पे आते हैं, क्या ये हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप परमानेंटली कुछ नुकसान में रहने वाली है? तो ये तो आपको भी पता है और मुझे भी, इनका पाला गौतम अडानी से पड़ा है। कुछ ना कुछ तिकड़म ला के गौतम अडानी इस केस को तुरंत ही रफा दफा जरूर करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो भी इन्वेस्टर ये सोच रहा है कि प्राइस बहुत ही नीचे जा रहा है, क्या मैं इसको यहाँ पे तुरंत ही खरीद लूँ? सो चॉइस इज योर्स, आप इसको जरूर खरीद सकते हो। लेकिन इस केस में आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि प्राइस कितना नीचे जा सकता है, क्या प्राइस और तो नहीं गिर जाएगा, इसमें कुछ ट्विस्ट और टर्न और नहीं आने वाले हैं, और ये केस आखिर कितना लंबा चलने वाला है। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही आप स्टॉक की बाइंग और सेलिंग डिसीजन बना सकते हो। सो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और स्टॉक मार्केट के आपको बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे और कंपनीज की लोन का भी गेम आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो से जरा भी एजुकेशन मिला हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ, अपने इन्वेस्टर भाइयों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर चैनल पे पहली बार आए तो ऐसे ही फाइनेंस, मोटिवेशन और बिजनेस के कंटेंट के लिए हमारे चैनल बिजनेस बायोग्राफी को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बिजनेस का अल्टीमेट ज्ञान आपको यहीं पे मिलेगा। मिलते हैं तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक आप सभी का धन्यवाद।